हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नेम इज वर्ण विचार। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण वर्ण क्या है? मनुष्यों के बोलने और बातचीत करते समय मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उनके निश्चित अर्थ होते हैं। ठीक है, जो भी ध्वनियां निकल रहे हैं उनके निश्चित अर्थ होते हैं। बादलों के गरजने, बस चलने, बम फटने आदि से उत्पन्न जो ध्वनियों के अर्थ नहीं होते। ठीक है, ध्वनि से मतलब यहाँ ये नहीं है कि किसी की वस्तु के गिरने, किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की जो ध्वनि होगी, यहाँ ध्वनि से मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो ध्वनियों का ये अर्थ नहीं होते, इन वाली ध्वनियों के अर्थ नहीं होते। ठीक है, जो मुख से ध्वनियां निकलते हैं उसके अर्थ है। भाषा के अंतर्गत हम सार्थक ध्वनियों पर विचार करते हैं। ठीक है, और व्याकरण में क्या करते हैं कि ध्वनियों का अर्थ वर्ण होता है। अगर व्याकरण शास्त्र में हम ध्वनि का अर्थ देखा तो क्या होगा, ध्वनि से मतलब वहां पे वर्ण होगा। जैसे विवाह पुस्तक पढ़ती है, ये ध्वनि निकली हमारे मुख से। ठीक है, तो इसका मतलब है विवर्ण है, भाषा है। इस वाक्य में कई शब्द आए हैं। ठीक है, विवाह पुस्तक पढ़ती है, इसमें कितने सारे वर्ण आए हैं, बै, ई, भै, अ, प, औ, स, त, क, इस तरह से। ठीक है, चलिए देखेंगे इसकी ध्वनियों को अलग अलग करके। तो विवाह है, इसकी जो ध्वनियां आई हैं इसमें कौन कौन सी ध्वनियां आई हैं विवाह बोलने में? व, ई, भै, आ। पुस्तक बोलने में कौन सी ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? प, उ, स, त, ए, क, ए। पढ़ती में प, अ, ढ, अ, त, ई। और हाई में ह, आई। ठीक है, इस प्रकार से इन ध्वनियों को प्रयोग हुआ है इन वाक्य को, इन शब्दों को बोलने के लिए। अब इसकी हम देखेंगे परिभाषा क्या है वर्ण की। ठीक है, इस वाक्य में कुल 19 वर्ण है। अब आगे इन वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, और छोटी से छोटी ध्वनि भी, छोटी से छोटी ये ध्वनियां ही है सब, ये ठीक है, ये सब ध्वनि है, वर्ण है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, हम इन्हीं को वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ई है, क्या हम इसके और वर्ण, इस वर्ण के और टुकड़े कर सकते हैं? नहीं, तो यही वर्ण है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है। मतलब वर्ण की विशेषता देखिए क्या होती है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके योग से शब्द बनते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी की वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं हिंदी की वर्णमाला में? देखेंगे 11 स्वर होते हैं, ए, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, 11 स्वर होते हैं। और ये का, चा, टा, ता, पा जो वर्ग हैं, यहाँ पे ये स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज, इया, ट, ठ, ड, ड, ण, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो टोटल हो गए है ना, ये जो यार अलावा थे अंतस्थ हैं, और श, श, स, ह ये ऊष्म हैं। तो टोटल कितने हो गए? 35 व्यंजन हो गए। और इसमें 2 अयोगवा भी आते हैं। 2 अयोगवा कौन से हैं? अंग और आंग। ठीक है, ये क्या है? विसर्ग। ठीक है, एक तो अंग और एक अह, ये क्या है? ये ये विसर्ग है। ठीक है, ये अनुस्वार है। तो ये अंग और अह ये दो क्या है? ये अयोग वहां है। क्ष, त्र, ज, श्र ये क्या है? ये संयुक्त। क्यों? क्योंकि ये दो अक्षरों के मिलने से बनते हैं। ड और ढ ये क्या है? ये विकसित हो गए हैं भाषा में। ठीक है, ये दो द्विगुण व्यंजन होते हैं। अ, ज, फ इनमें यहाँ पे नुक्ता लगा होता है जाफा में। ठीक है, ये क्या है? ये आगत ध्वनियां हो गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं वर्ण भेद क्या होता है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, उच्चारण के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला के दो भेद हो गए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी अन्य स्वर की सहायता के जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वही स्वर कहलाते हैं। इसके उच्चारण के समय में क्या होता है? हवा जो निकलती है ना हमारे मुख से, वो बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, स्वर के भेद कितने हैं? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। अब स्वर के भी भेद हैं। ठीक है, पहले वर्णमाला के 2 भेद हो गए, स्वर व्यंजन। अब यहाँ पे स्वर के भी 3 भेद हो गए हैं। कौन कौन से? हस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, हस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे हस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ये 4 होते हैं, ए, ई, उ, री। ठीक है, अब दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से दुगना समय लगे, मतलब ए, ई, उ को बोलने से थोड़ा डबल टाइम लेंगे, वो होते हैं दीर्घ स्वर। जैसे ये होते हैं आपके आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, प्लुत स्वर क्या होते हैं? अब प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से लगभग तिगुना समय ज्यादा लगे, मतलब हस्व और दीर्घ को जितना हम बोल रहे हैं उन दोनों को मिला करके तिगुना समय लगे। ठीक है, तो वे प्लुत स्वर हो जाएंगे। जैसे ओम, हैं, राम, संबोधन में जैसे हम किसी को संबोधित करते हैं जैसे। ठीक है, वहां पर प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। आजकल प्लुत स्वर का प्रचलन हिंदी में समाप्त हो गया है। ठीक है, मतलब अब नहीं होता। तो किसी को पुकारने के लिए इसका प्रयोग होता है बस। ठीक है, जैसे स्वरों की मात्राएं,
जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है, जो स्वर है ना उनको अगर हम व्यंजन के साथ बोलेंगे तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है। और ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, जो स्वर है उनके चिन्ह है वो मात्रा कहलाती है। स्वर उनकी मात्राएं चिन्ह में लिखित है, ठीक है। स्वर है यहाँ पर ये और उनकी मात्राएं, ठीक है। जैसे ए की तो कोई मात्रा नहीं होती, आ की ऐसी मात्रा होती है, छोटी ई बड़ी ई, ठीक है। ई ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे इन स्वरों के इनके नीचे मात्राएं हैं। ए वर्ण की कोई अपनी मात्रा नहीं होती, लेकिन सभी व्यंजन के ए वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं जितने व्यंजन है, ठीक है। अतः सभी व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे क ख ग घ, इस तरह के वर्ण है यहाँ पे, ठीक है। जब व्यंजन ए वर्ण से रहित होता है तो पता है किस प्रकार लिखा जाता है, उनको हलंत लगता है, ऐसे तिरछी रेखा बनाई जाती है अक्षर के नीचे, अगर ये स्वर रहित होगा तो, ठीक है। और स्वर रहित नहीं है, स्वर के साथ है, तो ये रिमूव हो जाता है हलंत। स्वर रहित व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा मतलब हलंत कहते हैं उसको लगाया जाता है। अयोगवा क्या होता है, अंग अनुस्वार, ये अह विसर्ग, ये अयोगवा, ठीक है। न तो स्वर और इसमें एक अनुनासिक भी होता है, ये न तो स्वर है और न ही ये व्यंजन है, ये ए के योग से बोले जाते लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि ए के ऊपर ही तो हम ये डॉट लगाते हैं, तो ये ए की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अनुस्वार क्या है। इस ध्वनि का उच्चारण मैं या न के समान होता है, जो अनुस्वार है डॉट ऊपर, या तो न के जैसा होगा या मैं के जैसा होगा, ठीक है। इसकी लिपि चिन्ह क्या है, ऊपर डॉट है। और इसका प्रयोग स्वरों या व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कंस, हंस आदि, ठीक है। अब विसर्ग क्या होता है, स्वर से परे दो बिंदियां लगाई जाती है, वे विसर्ग कहलाती है, और इनका उच्चारण केवल संस्कृत से आए कुछ शब्द जो तत्सम शब्द होते हैं उनके साथ ही किया जाता है, जैसे अतः, प्राय, प्रातः आदि इस तरह के जो वर्ड होते हैं विसर्ग का प्रयोग किया जाता है उसमें, ठीक है। आधे है कि जैसे इसका उच्चारण होता है। अनुनासिक क्या होता है, जैसे ऊपर चंद्र बिंदु, अनुनासिक वर्णों का एक गुण है, इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। इनका चिन्ह कैसा होता है, शब्द के मतलब अक्षर के ऊपर ऐसे चंद्र के जैसे होता है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है, जैसे आंख, चांद, इसका गले से और नासिका से दोनों से उच्चारण किया जाता है, ठीक है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। अब आता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इस संख्या में कितने होते हैं, 33 होते हैं। व्यंजन के भेद दिए गए हैं। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जो आपके 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प वर्ग होते हैं, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 अंतस्थ होते हैं और 4 में आपके उष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। और 4 ही आपके संयुक्त होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के अलग अलग जो स्थान है ना मुख में, उनको स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है ना, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 25, जैसे क वर्ग में क ख ग घ, च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, और ट वर्ग में ट में ट ठ ड ढ अण, त वर्ग में ता था द धा ना, प वर्ग में पा फा ब भा भा मा, ठीक है। अब इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। कवर का उच्चारण स्थान होता है कंठ, चवर का उच्चारण स्थान होता है तालु, टवर का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, तवर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत, और पवर का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, ठीक है। चलिए, तो डाढ़ा द्विगुण व्यंजन कहे जाते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। स्वर और व्यंजन मतलब गले से थोड़ा और जो आप व्यंजन का उच्चारण करते हो उसके बीच में होता है, ठीक है, वे होता है अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह से किसी भाग को पूरी तरह टच नहीं करती, ठीक है। ये संख्या में 4 होते हैं, कौन से, य र ल वा, इस तरह से, ठीक है। उस व्यंजन क्या होता है, इन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, समय ना जब उच्चारण करते हैं उस टाइम पे हवा से रगड़ खाने के कारण क्या होता है, मुख में ना कुछ गर्मी ऊष्मा सी उत्पन्न होती है, ठीक है। और अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, इसीलिए इनकी संख्या है 4, श, श, सा, हा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने हैं वो होते हैं संयुक्त व्यंजन, जैसे का प्लस श से क्ष क्षत्रिय जो होता है ये बनता है, ठीक है। ता प्लस रा से त्रा, ज प्लस यहाँ से ज्या, श र से श्र, उनका शब्द हो जाएगा क्ष से जैसे क्षमा, त्रा से जैसे पत्र, ज्या से जैसे जात, श्र से जैसे श्रम। अब द्वित्व व्यंजन क्या होता है, दो समान व्यंजन ध्वनियों से बने, जो दो समान ध्वनि व्यंजनों से मतलब जो समान एक जैसे सेम अक्षरों से बने होते हैं ना, दो एक साथ एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, वो होते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे च प्लस चा, चच, चच से वर्ड बन गया सच्चा, ठीक है। प क का अब पक्का, यहाँ पे क का आया है, जैसे क का ता तो सेम है ना, जो एक समान अक्षर है और वो 2 टाइम आ रहा है, द्वित्व व्यंजन हो गया, एक ही का 2 बार रिपीट होना, ठीक है। इनके अतिरिक्त हिंदी में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन होते हैं, व्यंजन कुछ भी कहते हैं, जैसे उज्ज्वल है,
तो अलग अलग जो व्यंजनों से है, ठीक है। कैसे? जैसे ज्योत्सना में जय प्लस य आया है, ठीक है, जय और य है, तो जय के साथ मतलब ये अलग व्यंजन है, ये अलग है, तो भिन्न भिन्न व्यंजन जब एक साथ संयुक्त हो, ठीक है, तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब देखेंगे हम यहाँ पे रै व्यंजन के रूप, तो रै का ऐसा एक रै ऐसा व्यंजन है जिसका अन्य व्यंजनों के साथ मेल होने पर रूप बदल जाता है। अगर वो रै जो अन्य व्यंजनों के साथ में आ रहा है ना कहीं कहीं पर, तो उसका रूप बदल जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है। यदि रै जो है ना स्वर रहित है, तो अगर स्वर रहित है रै मतलब उसमें स्वर नहीं है, हाफ है, अगले व्यंजन के सिर पर वो रै के जैसे इस रूप में लगेगा, मतलब रेफ की मात्रा के रूप में लगेगा। जैसे धर्म है, धर्म पूरा नहीं बोला जा रहा है, ध रे मैं धर्म, धर्म नहीं बोला जा, धर्म बोला जा रहा है, रे स्वर रहित है, तो आगे वाले अक्षर के ऊपर लगाई जाएगी मात्रा, ठीक है। यदि रे से पहले व्यंजन स्वर रहित है, रे से पहले अगर जो हम बोल रहे हैं वो स्वर रहित है, ठीक है, तो रे के पूर्व मतलब रे से पहले व्यंजन के नीचे थोड़ी तिरछी ऐसी मात्रा लगाई जाए, जिसको हम कहते हैं पदेन की मात्रा। जैसे अब शब्द ले लेते हैं ग्रह, ठीक है, गे रे है, ऐसे आ रहा है ग्रह, तो ग के नीचे कैसे मात्रा लगेगी, और जो स्वर रहित होगा, ठीक है, स्वर रहित है गे, यहाँ पे हाफ हलंत है क्योंकि यहाँ पे, तो ग के नीचे पदेन मात्रा लगेगी। ये ट तथा ड के साथ र के नीचे अगर ट और ड आ जाए तो उसके नीचे मात्रा कैसे लगती है, ऐसे लगती है, जैसे एरो, ठीक है। और इसे भी हम पदेनी कहते हैं क्योंकि नीचे अक्षर के नीचे लगती है। ये भी आगत ध्वनि के होते हैं। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ आई ध्वनियां आगत ध्वनियां कहलाती है, जैसे अ ज फ, ठीक है, अ से जैसे डॉक्टर, फ से जैसे कफन, जा से जैसे सजा, ठीक है। वर्ण विच्छेद क्या होता है, तो वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे भारत शब्द, भरत शब्द है, भय प्लस ए प्लस भय प्लस ए रे, ठीक है, प्लस ए प्लस त प्लस ए भरत, ठीक है। अब हर एक अक्षर के बाद में ए स्वर लगाना होगा क्योंकि स्वर जो है ना यहाँ पे ये स्वर रहित नहीं है, स्वर के साथ है। जो यहाँ पे भरत शब्द है ये, अगर कहीं पे हाफ है कोई अक्षर तो वहां पे हलंत नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब स्वर नहीं आएगा, हलंत लगेगा, स्वर नहीं आएगा, ठीक है। चीनी है, जैसे च, बड़ी है तो बड़ी लिखेंगे, बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा लगेगी, छोटू की मात्रा है तो छोटू की मात्रा लगेगी व्यंजन के बाद, ठीक है। उच्चारण संबंधी अशुद्धियां क्या होती है, शुद्ध भाषा बोलने और लिखने में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व होता है, उच्चारण में अशुद्धियां हो जाती हैं, ठीक है। इन अशुद्धियों से वर्तनी में भी अशुद्धियां आ जाती हैं, ठीक है, अतः इस पर ध्यान देना आवश्यक होता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पेज पर कि कुछ शब्दों को पढ़ेंगे जिनके उच्चारण में प्राय अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। जैसे ए के स्थान पर आ या आ के स्थान पर ए का प्रयोग हो जाता है कहीं कहीं पर, कैसे, जैसे आधीन है, आधीन होता है लेकिन हम आधीन बोल देते हैं, कभी कभी कुछ हम भाषा का अशुद्ध प्रयोग कर देते हैं, जैसे आधीन बोल देते हैं, लेकिन क्या होता है शुद्ध रूप होता है अधीन। सामाजिक हम बोल देते हैं, अशुद्ध रूप है, क्या होता है, ठीक है, सामाजिक बोल देते हैं लेकिन सामाजिक होता है। नाराज बोल देते हैं लेकिन नाराज होता है, ऐसे आधार बोल देते हैं जबकि आधार होता है, इसी तरह के कुछ और भी वर्ड्स, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे ई के स्थान पर ई बोल देते और ई के स्थान पर ई का प्रयोग कर देते, जैसे बीमारी, बीमारी बोल देते लेकिन क्या होती है, बीमारी, ठीक है। ऐसे वर्ड होता है मुनि, मुनि होता है, ठीक है, लेकिन बोल क्या देते हैं, मुनि, मुनि वर्ड होता है, ठीक है, और हम क्या बोल देते हैं इसको, मुनि बोल देते हैं, ठीक है, बड़ी की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं लेकिन जबकि होता है छोटी की मात्रा का। अब कवि बोल देते हैं लेकिन होता क्या है, कवि। इसी तरह से रीति बोल देते, रीति होता है, परीक्षा बोल देते जबकि परीक्षा होता है, ठीक है। तो शुद्ध अशुद्ध बताया जा रहा है यहाँ पे। ई की मात्रा का लोप हो जाता है कहीं कहीं पे, जैसे पुजारन बोल दिया गया लेकिन होता क्या है, पुजारिन। अब गृहिणी वर्ड होता है लेकिन उसको गृहिणी बोल देते हैं, सुनारिन वर्ड होता है लेकिन सुनारन बोल देते हैं, तो मतलब ई की मात्रा का ही लोप कर देते हैं कुछ शब्दों में। ऊ के स्थान पर ऊ का और ऊ के स्थान पर ऊ का प्रयोग हो जाता है, मतलब छोटे ऊ के बड़े ऊ की मात्रा और बड़े ऊ के छोटे ऊ की प्रयोग हो जाता है। जैसे शब्द तो होता है वधु और बोल देते हैं बधु। अब होता है हिंदू लेकिन बोल देते हैं हिंदू। गुरु वर्ड होता है लेकिन क्या बोल देते हैं, गुरु, ठीक है, छोड़ो की मात्रा का प्रयोग हो जाता है। इसी प्रकार से और भी शब्द है यहाँ पे। अब एक होता है यहाँ पे एक के स्थान पर ए बोल देते हैं, कहीं पे आई के स्थान पर ए का प्रयोग हो जाता है। जैसे अशुद्ध रूप, शुद्ध रूप है भाषा का, जैसे भाषाएं, लेकिन क्या बोल देते हैं, भाषाएं, ठीक है। जैसे नैतिक रूप होता है लेकिन नैतिक बोल देते, ऐच्छिक होता है तो ऐच्छिक बोल देते हैं, ठीक है, ऐच्छिक रूप होता है लेकिन ऐच्छिक बोल देते हैं। अब आता है ओ और संबंधी अशुद्धियां, ठीक है, जो औ होता है और ओ होता है इसके, ठीक है, ओ और
औ संबंधी अशुद्धियां, मतलब ओ के प्लेस पे औ बोल देते हैं, औ के प्लेस पे ओ बोल देते हैं। जैसे वर्ड तो होता है नौकरी, लेकिन प्रयोग करते हैं नौकरी, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही री के स्थान पर हम री का प्रयोग कर देते हैं, होता है री, बोल देते हैं री। जैसे ऋतु, वर्ड होता है ऋतु, ऋतु, ठीक है, लेकिन क्या बोल देते हैं ऋतु। वर्ड होता है कृपा, लेकिन क्या बोल देते हैं कृपा, कृपा बोल देते हैं, जबकि होता है कृपा, ठीक है, इस तरह से। अब आता है अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में शुद्ध अशुद्ध। तो शुद्ध शब्द होता है आंख, लेकिन क्या बोल देते हैं आंख। शुद्ध शब्द होता है गुंजन, लेकिन क्या बोल देते हैं गुंजन, ठीक है। वर्ड होता है गुंजन, लेकिन बोल देते हैं गुंजन, ठीक है। इसी तरह से वर्ड होता है चांद, लेकिन बोल देते हैं चांद। शब्द सही है क्या फंदा, लेकिन बोल देते हैं फंदा, ठीक है। फंदा होता है लेकिन फंदा बोलते हैं। ना के स्थान पर ना का प्रयोग हो जाता है, जैसे वर्ड है चरण, लेकिन ना, अणा के प्लेस पे हमने ना कर दिया है, चरण। भूषण, भूषण के प्लेस पर भूषण हो गया। ऐसे ही जो उष्म होते हैं ना, इनके प्रयोग में भी प्रॉब्लम होता है। क्या श स सा, एक दूसरे के प्लेस पे इनको हम चेंज कर देते हैं। क्या होता है, होता तो सप्तमी है, लेकिन क्या बोल देते हैं सप्तमी बोल देते हैं। होता शोर है, लेकिन बोलते क्या है शोर, ठीक है। कलश होता है, लेकिन कलश बोलते हैं। तो ये अशुद्ध और शुद्ध बताया जा रहा है, ठीक है। टा और अणा के प्रयोग में क्या होता है, टा और ठा के प्रयोग में स्पष्ट होता है, लेकिन स्पष्ट बोलते हैं। शुद्ध होता है श्रेष्ठ, लेकिन क्या बोल देते हैं श्रेष्ठ। ऐसे यहाँ पे होता तो वर्ड है माटी, लेकिन क्या उच्चारण कर देते हैं माठी, ठीक है। अब ज के प्रयोग में क्या होता है गैस बोल देते हैं। होता तो जय है, लेकिन क्या स्पीक कर देते हैं जय को हम गे बोल देते हैं, ठीक है। जैसे होता तो विज्ञान है शुद्ध रूप, लेकिन क्या बोलते हैं हम विज्ञान। ज्ञात होता है, लेकिन ज्ञात बोलते हैं। ज्ञानी होता है, लेकिन हम ज्ञानी बोलते हैं। विशेषज्ञ होता है, लेकिन हम विशेषज्ञ बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये शब्दों का शुद्ध और अशुद्ध रूप बताया जा रहा है कि हम कितनी अशुद्धियां कर देते हैं बोलने में, किसका क्या शुद्ध रूप होगा। क्षा को हम ज्यादातर क्षा बोलते हैं, ठीक है। क्षा के प्लेस पे क्या यूज कर देते हैं, या फिर छ का प्रयोग कर देते हैं, छ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे क्षत्रिय वर्ड होता है, लेकिन क्षत्रिय बोलते हैं। लक्ष्मण वर्ड होता है, जबकि लक्ष्मण बोलते हैं, ठीक है। क्षमा वर्ड होता है, क्षमा बोलते हैं। शिक्षा सही शब्द होगा, लेकिन शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन के प्रयोग में क्या हो जाएगा, उज्जवल होता है, लेकिन उज्जवल बोलते हैं, ठीक है। तो कृपया का जो शुद्ध रूप है होता तो कृपया है, लेकिन अशुद्ध रूप क्या हो जाता है इसका कृपया, जबकि वर्ड क्या होता है कृपया, ठीक है, कृपया। चलिए देखेंगे इसकी कुछ मुख्य बातें। वह छोटे से छोटे ध्वनि जिसके आगे टुकड़े और किए ही नहीं जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।